इसमें है नारीवाद। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, फ्रांस की क्रांति के बाद महिलाओं को वो राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तब महिलाओं ने एक अपना अलग क्लब बनाया और उनसे लगातार राजनीतिक अधिकार की मांग करती रहीं। उनको बाद में वो अधिकार मिला। फिर विचारधारा से आप क्या समझते हैं? विचारधारा में आ जाएगा एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। जैसे हम आप लोग मित्रता भी करते हैं तो उनमें लोग अपनी विचारधारा के लोग पसंद करते हैं। जैसे सामाजिक स्तर हम देख लें तो कोई पढ़ने वाले के साथ दोस्ती करेगा, खेलने वाले के साथ करेगा। तो इस तरह की विचारधारा, उनके विचार, जैसे कि राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है। कोई बीजेपी को पसंद करेगा, कोई बसपा को पसंद करेगा, कोई सपा को पसंद करेगा। उन सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। फिर आ गया फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी लोगों की मांग खेती राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। तो उन्होंने क्या कदम उठाए थे एक पहचान बनाने के लिए? तो वो कदम ये थे, नंबर 1 था प्रत्येक राज्य में एक स्टेट्स जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा था फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। तीसरा था एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। चौथा था आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पहले फ्रांस में वजन की अलग व्यवस्था थी, उसको भी खत्म किया गया। सीमा शुल्क को एक सा किया गया। सारी अड़चनों को दूर करते हुए आगे बढ़ा गया। ये एक विचार था। आगे बढ़ते हैं। उसमें अगला पॉइंट था स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन किया गया। उन्होंने एक क्लब बनाया। इस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। जी, जैकोबिन क्लब के माध्यम से महिलाओं ने फ्रांस में संघर्ष किया और जाके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेजे गए हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए जिससे राष्ट्रवादी भावना को और बढ़ती चली गई। फिर उसी के बाद आता है नेपोलियन काल, नेपोलियन का शासन। इसमें आएगा जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तब उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। अब देखिए फिर से नेपोलियन राजतंत्र लाया, लोगों ने प्रजातंत्र के लिए संघर्ष किया। फिर नेपोलियन ने एक संहिता बनाई, उसको नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता कहते हैं, जो 1804 में। उस संहिता में क्या था? उस संहिता के खास बिंदु क्या थे? ये बिंदु थे कानून के समक्ष सबको बराबर रखना, यानी कानून के सामने सब बराबर है, कोई राजा रंग नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जाति नहीं। फिर था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित में रखना, यानी उसकी संहिता में संपत्ति का अधिकार दिया गया। अब फिर अगला पॉइंट था उसी में भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति, यानी लोग जागीरदारी एक शुल्क लगता था पहले, उसने उसको शुल्क किया, खत्म किया गया। उसी पाठ में अगला आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होगा? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। बच्चों आप भी जानते होंगे, यदि कोई भी देश होता, कोई शहर होता, कोई गांव होता, कोई क्षेत्र होता, वहाँ पे एक समान संस्कृति, विचारधारा, परंपरा आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि आप जान लो, आपके बुंदेलखंड देख लो, बुंदेलखंड के लोग भी समान परंपरा, रहन सहन, खान पान, भाषा एक होगा। आप मध्य प्रदेश चले जाएँ तो उनकी अलग होगी। आप कहीं भी चले जाएँ तो एक क्षेत्र विशेष का अपना एक असर होता है। ऐसे ही राष्ट्र होता है, क्योंकि अपने यहाँ
अनेकता में एकता वाला सिस्टम है। तो हम अलग अलग हैं फिर भी एक हैं, भारतीय हैं। लेकिन ऐसा दुनिया की हर जगह नहीं है, वहाँ पे सबका अपना अलग अलग है। जैसे ब्रिटेन इंग्लिश अंग्रेज अमेरिका चले जाओ तो वहाँ सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी, फ्रांस चले जाओ फ्रेंच बोली जाएगी, लेकिन भारत में ही ऐसी है कम से कम ढेरों भाषाएं बोली जाती हैं, जो 22 भाषा तो संविधान द्वारा आपको दी हुई है, स्वीकृत है, जो आप बोल सकते हैं। तो अगला है इसमें यूरोप में अलग अलग समाज था। जैसे हॉब्सबर्ग साम्राज्य के लोगों में जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे। यानी इस यूरोप में सारे अलग अलग साम्राज्य थे, ये सब लोग अलग अलग भाषा का बोलते थे। इसी में समाज के वर्ग। उस समय समाज में भी कुछ वर्ग थे। जैसे एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग, एक कैसर वर्ग था। उच्च वर्ग में क्या था? उच्च वर्ग की जनसंख्या कम थी। उच्च वर्ग तथा बशर्स जमाने वाले लोग थे इसमें, यानी पावरफुल पावर था, ये लोग ऐसे आए थे। उच्च वर्ग में जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक, ये लोग शामिल थे। यानी सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों को दिए जाते थे। कोई भी अधिकार हो सारे के सारे उच्च वर्ग के पास थे। अब आते निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में क्या था? इस वर्ग की अधिक संख्या जनसंख्या थी, ये निम्न वर्ग था। ये वर्ग जमीन से हीन था, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं होते थे, ये निम्न वर्ग था। जो आपने स्टेटस जनरल पढ़ा, स्टेटस जनरल में भी जब उसकी आम सभा की बैठक हुआ करती थी तो वहाँ पे बैठने का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग को था और निम्न वर्ग सिर्फ खड़ा रह सकता था, खड़े रह के ही अपनी बात कर सकता था। और एक बात और, जब भी स्टेटस जनरल की बैठक हुआ करती थी तो वहाँ पे सिर्फ करों को लगाने के लिए हुआ करती थी और जो भी कर लगाए जाते थे वो सामंत वर्ग या उच्च वर्ग उसके दायरे में नहीं आता था। यानी सारे के सारे कर निम्न वर्ग को ही देने पड़ते थे, जो आगे चलकर फ्रांस की क्रांति की बहुत बड़े कारण बने। फिर इसी में यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। उस समय का समाज असमान रूप से विभाजित था। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिसके पास धन था वही वोट दे सकता था। जब नेपोलियन राज था तो वही व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार था वोट देने का जिसके पास धन हुआ करता था। फिर है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? तो 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद आया। इसमें था 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके बाद इसके लिए ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया प्रशांत रूस ब्रिटेन ने मिलकर काम किया। और ये क्या काम था? वाटरलू की लड़ाई में सब लोग एक साथ हुए और जाके उन्होंने नेपोलियन को हराया। फिर इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाओं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। अगला पॉइंट है, इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए उन सबको खत्म कर दिया गया। यानी जब ये लोग इकट्ठे हो गए नेपोलियन को हरा दिया तो उसके बनाए सारे नियम कानून भी खत्म कर दिए गए, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। ये संधि वही है जिसमें सब लोग इकट्ठे होकर एक समझौता किया था प्रतिनिधियों ने, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। फिर था इसमें क्रांतिकारी। यूरोप में क्रांतिकारी का जन्म हुआ। ये लोग कौन थे और क्या काम था इनका? क्रांतिकारी थे यूरोपियन सरकार के निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों के अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया गया जिसका मुख्य काम था, मुख्य मकसद था। मकसद क्या था? मकसद ये था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना की संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता की लड़ना। तो ये इसका खुफिया तंत्र का काम था। तो जोतसी मैजनी भी एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने दो गुप्त संगठन की स्थापना की। वो संगठन कौन कौन थे? इटली में था मार्सेई और यंग यूरोप में था बर्न। इनका सभी रूढ़िवादी जोसेफ मैजनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहते थे। फिर रूमानीवाद, इसमें एक रूमानीवाद भी आया। रूमानीवाद का मतलब है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना
रूमानी मतलब था ये कल्पना और एक राष्ट्रीय भावना। इसका पॉइंट है, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध से नहीं होगा, इनका ऐसा मानना था। इसके लिए हम लोग काव्य, कला, कहानी, संगीत की मदद लेनी पड़ेगी। रूमानीवाद का मतलब था कि किसी भी राष्ट्रवाद का विकास और युद्ध से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें कला, संगीत, कहानी, हर प्रकार से लोगों को समझाने की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे रूस में एक भाषा का प्रयोग एक राष्ट्रवादी के रूप में किया गया। 1830 से 1848 यूरोप की आर्थिक स्थिति कठिनाइयों में थी। ये रूस का था। तो अब आज का यहीं तक करते हैं। अब कल के लिए आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।